हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कल चेन्नई में एक हादसा हो गया है। आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में पता भी चला होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स के एयर शो के बारे में, जो कि कल चेन्नई के मरीना बीच पे आयोजित किया गया और उसके बाद एक अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और इसके बाद लगभग 5 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। आज की चर्चा में हम लोग इसी बिंदु पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। देखो, इस चर्चा को मैंने 2-3 आयाम में डिवाइड किया है। पहले आयाम के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस दुर्घटना की, इस हादसे की क्या कुछ वजहें रहीं। दूसरे स्तर पर हम लोग ये बातचीत करेंगे कि ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या कुछ विकल्प अपनाए जाने चाहिए। और तीसरे स्तर पर हम लोग बातचीत करेंगे कि भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन कब से शुरू किया गया और क्या कुछ इससे संबंधित अन्य पक्ष रहे हैं। आइए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, 11 अक्टूबर से एक खास बैच की शुरुआत हो रही है। इसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस बैच। यदि आपका टारगेट है 2026 के हिसाब से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप जीएस की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, बहुत ही रिफाइंड वे में करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत अधिक मददगार साबित हो सकता है। इसका कारण ये है कि इसके अंतर्गत आपको हर एक विषय को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। साथ ही आपको इस विषय में अभ्यास कराने के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी लगातार टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, जिससे के माध्यम से आप हर एक विषय जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। तीसरे स्तर पर आपको मेंटरशिप की सुविधा मिल रही है, जिसके जरिए आप अपने मेंटर के माध्यम से अपने हर एक अकादमिक और गैर अकादमिक जो भी दुविधाएं हैं उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं आपको इस बैच के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको सीसेट और निबंध की कक्षाएं इसी कोर्स के अंतर्गत बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भी मिल रही हैं। इसके अलावा यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो आप यदि वीकली टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी मोटिवेशन के तौर पर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं ना, इतनी सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स में मिल रही हैं। 2026 के मद्देनज़र यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप मात्र 29,999 रुपीज़ में इस कोर्स के माध्यम से जीएस की अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दुर्घटना की वजहों के बारे में। मैं आपसे बोल रहा था कि अप्रत्याशित संख्या में लोगों का आगमन यहाँ पर होता है। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि से लेकर के चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर शो का आयोजन किया गया। इस एयर शो का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? इसका आयोजन किया गया 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में। चूँकि 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में हर साल एयर शो का आयोजन 1-2 दिन पहले होता है। सामान्य तौर पर दिल्ली क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया जाता रहा था पहले, लेकिन 2022 से भारत के अलग अलग शहरों में एयर शो का आयोजन शुरू किया गया। 2022 में दोस्तों सबसे पहले चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन किया गया था। उसके बाद 2023 में प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया गया और इस बार 2024 में चेन्नई में मरीना बीच में इसका आयोजन किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी के संदर्भ में जब अनुमान लगाया गया था कि इस एयर शो को देखने के लिए लोग आएंगे, भारी संख्या में लोग आएंगे, जाहिर सी बात है भाई, एयर शो का आयोजन होने वाला है और एयर शो में जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से कलाबाजियां करते हैं। आपने शायद देखा भी होगा 26 जनवरी को जिस तरीके से परेड में भी एयर शो, एक छोटा सा एयर शो होता है वहाँ पर, जिस तरीके से कलाबाजियाँ करते हैं, बहुत ही मनमोहक होती हैं वो। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मुश्किल से 8 से 10 लाख लोग आएंगे। और देखो, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि चेन्नई में ऐसे एयर शो का आयोजन लगभग 20-21 साल बाद किया गया।
तो ऐसे में जो उत्सुकता थी लोगों में वो और अधिक बढ़ गई, और यह उत्सुकता इतनी अधिक बढ़ गई कि ये संख्या बढ़ करके 8 से 10 लाख न होकर ये 12 से 15 लाख हो गई। समझिए, लगभग 4 से 5 लाख लोग ज्यादा आए। अब यहां पर इस बात को समझिए कि जबकि ये आयोजन मरीना बीच पे हुआ, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी, और वह जो आयोजन हुआ भी तो वो समझिए कि एकदम बीच दोपहर वाली स्थिति थी। क्यों? क्योंकि 11 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक ये आयोजन चला। और जब हम बात कर रहे हैं 1 बजे दोपहर की, तो उस समय धूप रहेगी या छाया? ऑब्वियसली धूप रहेगी। और चेन्नई की बात हम लोग कर रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। अब आप कल्पना करके देखिए कि साहब इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, धूप है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी हालत कैसी रही होगी, जो किसी बीमारी से ग्रस्त होंगे उनकी हालत कैसी हो रही होगी। और ऐसे में जब ये 1 बजे आयोजन समाप्त हुआ, तो फिर जैसे ही शो समाप्त हुआ, फिर लोग अपने अपने घर जाने को रेडी हो गए। कोई जैसे जैसे आया था, कोई कार से, कोई बाइक से, कोई मेट्रो ट्रेन से, कोई मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो चेन्नई में चलता है MRTS, उसके माध्यम से, कोई बस से, कैसे भी अपने अपने घर जाने को लोग शुरू हो गए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाई जब आयोजन होने वाला था तो चेन्नई या आसपास के क्षेत्र से लोग अलग अलग समय में आए, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन जब जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ तो लोग एक साथ अपने अपने गंतव्य की ओर निकलना शुरू कर दिए। सड़क पर बहुत भारी संख्या में भीड़ जुटने लगी, और यहाँ पर जो कमी देखी गई वह प्रबंधन के स्तर पर देखी गई। प्रबंधन के स्तर पर कमी इस कारण से देखी गई कि जो चेन्नई में मेट्रो नेटवर्क काम कर रहा था वो फ्रीक्वेंटली काम नहीं कर पा रहा था। जितनी तेजी से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहिए था, उस भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मेट्रो ट्रेन को भी दिक्कतें उठानी पड़ी। मेट्रो ट्रेन भी स्टक जैसी स्थिति में आ गई, और जो MRTS है उसके अंतर्गत भी ये देखा गया कि फ्रिक्वेंटली वो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रही थी। और ऐसे में बहुत भारी संख्या में जो भीड़ है लगभग 1 से 2 घंटे तक चेन्नई की सड़कों पर या तो खड़ी रही, बैठी रही, या फिर कुछ लोग बेहोश होते रहे। कुछ लोगों की मौत तक हो गई हीट स्ट्रोक के कारण, किसी की हार्ट अटैक के कारण भी जान चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो अफरा तफरी की स्थिति है कितनी अधिक भयंकर त्रासदी के तौर पर देखी गई। अब जबकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सड़क पर एकदम खचाखच भीड़ थी, ट्रैफिक एकदम नियंत्रण से बाहर था, तो लोग न ढंग से हॉस्पिटल जा सकते थे, न ही एम्बुलेंस लोगों को सही तरीके से सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा सकती थी। भाई वो भी तो ट्रैफिक में फंस गया है ना। इस तरीके की स्थितियां निकल करके सामने आई, और इसी वजह से ये दुर्घटना हो गई। अब इसी के मद्देनज़र भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दुर्घटना हो गई, अब इसमें अब मैक्सिमम हम लोग अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन इस अफसोस के अलावा भी कुछ और किया जा सकता है। इससे सीख लेने की ज़रूरत है एटलीस्ट, कि भाई भारत में हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यापक स्तर पर, वृहद स्तर पर आयोजन होता है। उदाहरण के तौर पर बिहार में अब देखिए कुछ ही दिनों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से छठ का आयोजन होने वाला है। भारी संख्या में भीड़ जुटती है गंगा के घाटों पर, या फिर अलग अलग नदी घाटों पर, या फिर 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, बहुत भारी संख्या में लोग जुटेंगे। तो ऐसे में जो ये हादसा हुआ, इससे सीख लेने की ज़रूरत है सरकार को भी, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी, और यहाँ पर जो कुछ विकल्प है उनको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो VVIPs होते हैं, जो बहुत ही एकदम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड पर्सन है, उनके लिए आप अलग मार्ग की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि उनके मार्ग से जो आम जनता को आने जाने में परेशानी हो सकती है वो ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो VVIPs है इनको जाने देना है और आम जनता एकदम स्टक हो गई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए आप अलग से मार्ग निकालिए, VVIPs के लिए आप अलग से मार्ग निकालिए।
ये तो किया जा सकता है, ये पहले से ही प्लान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग निकास द्वार जहाँ पर भी आयोजन हो रहा है, जो भी आयोजन हो रहा है, वहाँ पर अलग अलग निकास द्वार के माध्यम से अलग अलग समय पर, नियमित समय पर आप लोगों को बाहर निकालिए। ऐसा ना हो कि एक बार में ही सारा गेट खोल दीजिए और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाए, जैसा कि इस समय यहाँ पर देखा गया चेन्नई में, है ना। इसके अलावा भीड़ की लगातार निगरानी होते रहनी चाहिए। भाई आज के समय में ड्रोन की व्यवस्था है, ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है, कहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, कहाँ पर भीड़ कम है, किस तरीके से भीड़ को हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से स्पाइरल क्यू के माध्यम से भीड़ को थोड़ा सा हम छांट सकते हैं, ये भी तो किया जा सकता है। इसके अलावा यातायात सुगमता की जरूरत है। जाहिर सी बात है भाई, भीड़ जब आयोजन स्थल से निकलेगी तो वो सड़क पर आएगी, चाहे वो मेट्रो से जाए, चाहे वो बस से जाए, कार से जाए, जैसे जाए, लेकिन सड़क पर तो आएगी ना। सबसे पहले तो सड़क पर आएगी, देन फिर वो अपने अपने जो भी उनके परिवहन के साधन हैं उनके माध्यम से वो जाएंगे। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत ही दुरुस्त रखने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपात व्यवस्था की तैनाती होनी चाहिए। जहां पर भी आयोजन स्थल है वहां पर फायर ब्रिगेड और साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स होने चाहिए, ऐसी किसी भी आपात स्थिति में वो सहायता कर सकें। पानी की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि ऐसे किसी भी हादसे से निपटने के लिए जल्द से जल्द जो पहला प्रयास हो सकता है वो किया जाए। तो ये तमाम जो विकल्प हैं इनको अपनाने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से ऐसे हादसों से आसानी से बचा जा सके, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2024 के एयर शो के बारे में और थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं। 2024 एयर शो की जो थीम है, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये इसकी थीम रखी गई थी। मान लीजिए कभी एग्जामिनेशन में आपसे इसके थीम के बारे में सवाल पूछ दिया जाए तो वो आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया जाता है। मैंने आपको बता दिया, वर्ष 1932 में, जिसमें कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में शासन कर रहा था, उसी के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। उस समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तौर पर जाना जाता था। भारत को जब आज़ादी मिली, भारत जब एक गणराज्य बन गया, तब फिर जो रॉयल शब्द है यह हट गया और देन इंडियन एयरफोर्स या फिर भारतीय वायुसेना के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, भागवत गीता से ये आदर्श वाक्य लिया गया है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैंने दे दी हैं। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि मानव जनित आपदा या फिर भीड़ प्रबंधन के संदर्भ में क्या कुछ विकल्प अपनाने की जरूरत है। इस तरीके से मैंने इस टॉपिक के जरिए आपको भीड़ प्रबंधन से संबंधित जो विकल्प हैं उसके बारे में भी बताया, और जो समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं आ सकती हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। निश्चित तौर पर इससे आपको आगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने में आसानी मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताऊं कि यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, dilip.kumar@studyiq.com, ये मेरा मेल आईडी है। इसके माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है dilip.kumar@02। ठीक है, जाते जाते मैं आप सभी को एक सवाल छोड़ देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। सवाल है कि भारतीय वायुसेना का टॉप मोस्ट रैंक क्या कहलाता है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले वीडियो में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या इसका उत्तर सही होना चाहिए। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।